जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनक्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, हम जो है 6500 जो टीसीएस एमसीक्यू हमारी बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये जो हमारी बुक है ये एसएससी की बुक है और जितने भी अब तक टीसीएस ने एग्जाम लिए हैं हाल फिलहाल में, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं हमने रखे हैं ताकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी रहें या हेल्प करें। तो मैं आपको साइंस करवा रहा हूं और ये जो बुक है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। आप मार्केट से ले सकते हो अगर आप एसएससी की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि आने वाले समय में जो एग्जाम्स आएंगे वो सेम इसी पैटर्न से आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन हम करवा रहे हैं ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें और आगे की अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो पिनक्कल का ये कंटेंट है, इस कंटेंट को हम डिलीवर कर रहे हैं, देख रहे हैं। देखिएगा, आपका जो आज का सेशन है वो केमिस्ट्री से रहेगा और केमिस्ट्री की जो है हम 4 क्लास ले चुके हैं। आज की जो हमारी 5th क्लास है और 5वीं क्लास के अंदर जो है हम बेहतरीन क्वेश्चंस को देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट डू यू कॉल ए बेस दैट डिजोल्व इन वाटर। जो वाटर के अंदर डिजोल्व यानी कि घुल जाता है, उस बेस को हम क्या कहेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो बेस कौन कौन से है इसमें, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि अल्कोहल जो ना वाटर में घुल जाता है, तो आप इसको आंसर कर दोगे, ऐसा मत करना, ठीक है। इसने कहा है कि वो बेस कौन सा है, बेस यानी कि वो क्षार कौन सा है, सॉरी, उस क्षार को हम क्या कहेंगे जो पानी में घुल जाएगा। तो क्षार पूछा है तो वो होता है एल्कली। एल्कली जो होता है वो क्या होता है भाई, आपका एक बेस होता है। तो इसका राइट आंसर एल्कली होगा, ना कि अल्कोहल, ठीक है भाई, क्योंकि अल्कोहल एक एसिड है। तो आप जो है इस टाइप से जो है इसको देख सकते हैं। एसिड नहीं पूछा है, इसने बेस पूछा है। बहुत से स्टूडेंट जो है अल्कोहल की तरफ जाएंगे जब इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि ये पानी के अंदर घुल जाता है। इवनिंग में हम बैठते हैं और बैठ के जो है इसका सेवन करते हैं पानी के अंदर डिजोल्व करके। ऐसा नहीं करना, कहीं ऐसे करके क्वेश्चन को गलत कर दें। पहले ये देखें पूछा क्या है। पूछा है भाई आपसे कौन, बेस, और बेस जो है आपका एल्कली होता है। तो इसको याद रखना है, एल्कली। एल्कली मेटल आपको पता होगा, एल्कली मेटल कौन सी हैं। अगर मैं बात करूं एल्कली मेटल की, एल्कली मेटल की, तो वो आपकी कौन सी हैं, वो आपकी फर्स्ट ग्रुप की जितनी भी मेटल हैं वो एल्कली ग्रुप मेटल हैं, ठीक है। जिसमें आपकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम आती हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एल्कली मेटल कौन सी होती हैं, एल्कली क्या है, इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा। वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम एल्कली कहते हैं, सिंपल शब्दों में कहूँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, एसिडिक नेचर ऑफ सोइल इज शोन बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ। देखिएगा, किसी भी चीज की एसिडिटी क्या है, कोई भी चीज एसिड कब कहलाता है, पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा। कोई भी चीज बेस कब कहलाता है ये देखिएगा। अगर आप इन चीजों को जान जाते हो तो इजीली कर जाओगे। देखिएगा, जिसके पास एच पॉजिटिव आयन अधिक हैं वो जो है आपका एसिड कहलाता है, यानी कि एच पॉजिटिव आयन जिसके पास भी हैं वो आपका एसिड होता है। जैसे कि आप कहते हो HCl। HCl क्या है, H पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर H पॉजिटिव आयन है जिसमें H की यानी कि हाइड्रोजन पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती है, उसको हम एसिड कहते हैं। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होगी, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन का आयन होगा, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग जो है वो एसिड होता जाएगा। सिंपल कंसेप्ट है, हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, एसिड किन्हें कहते हैं, तो वो जिनके पास H पॉजिटिव आयन होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड किन्हें कहते हैं, जिनके पास H यानी कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई केमिकल फार्मूला दे देगा और पूछ लेगा इनमें से एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, तो आप याद रखिएगा जिसके पास H पॉजिटिव आयन होता है उसको हम एसिड कहते हैं। जिसके पास OH नेगेटिव आयन होता है, OH नेगेटिव आयन होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, उसको हम बेस कहते हैं। जितना हाइड्रोक्साइड ज़्यादा होगा उतना ही जो है बेस भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे मैं कहता हूँ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये एक बेस है क्योंकि इसके पास OH नेगेटिव जो है वो आयन मौजूद है। तो आप आयन के थ्रू, आयन देखकर ये बता सकते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। वैसे तो हमें
टेस्ट से पता लग जाता है कि ये जो होते हैं श्योर होते हैं, ये बिटर होते हैं, ऐसे करके हम पता लगा लेते हैं खट्टे और कड़वे से। लेकिन अब एग्जाम में थोड़ी ना आपको चखने के लिए दिया जाएगा, आपको टेस्ट करने के लिए थोड़ी ना दिया जाएगा, उसके लिए आपको आयन टेस्ट करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं आयन टेस्ट। एसिड और बेस का आयन टेस्ट जो है वो ये होता है, तो आपको याद रखना है आयन टेस्ट के बारे में। तो सोयल के अंदर हाई एसिडिक नेचर हो रहा है, सोयल अगर एसिडिक हो रही है तो सिंपल सी बात है, उसमें किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, उसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एसिड में किसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। जितना ज़्यादा H होगा उतना ही जो है आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन बेहतरीन है। द सैलिनिटी ऑफ ओशियन, सैलिनिटी का मतलब है भी लवणता, खारापन। देखिएगा आप, हम सभी को पता है ओशियन जो समुद्र जो होता है उनका पानी जो होता है वो खारा होता है, वो पीने योग्य नहीं होता, उसके अंदर नमक यानी कि NaCl होता है, यानी कि सैलिनिटी होती है। सैलिनिटी का मतलब ही जो होता है आपकी लवणता होती है, नमक से होती है। इज कैलकुलेटेड एज द अमाउंट ऑफ साल्ट इन डिजोल्व इन डैश ग्राम ऑफ सी वाटर। तो हम सभी को पता है कि सी वाटर के अंदर कौन पाया जाता है, साल्ट पाया जाता है। तो हम इस साल्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम कैलकुलेट करते हैं कि 1000 ग्राम पर 100 ग्राम पर कितने ग्राम साल्ट है, कितने ग्राम साल्ट है। साल्ट की वैल्यू 100 ग्राम पर कितनी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सैलिनिटी ऑफ ओशियन। मतलब 1 लीटर मान सकते हो आप इसको, 1000 वैसे ग्राम में होता है, लीटर में नहीं होता, ये गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ये हमेशा ग्राम में होती वैल्यू। ये भी क्वेश्चन कई दफ़ा पूछ लिया जाता है कि जो सी वाटर जो है उसकी जो सैलिनिटी जो है वो किस में मेजर करते हैं, ग्राम में, लीटर में, ऐसे करके। तो हम ग्राम में मेजर करते हैं। हालांकि सभी लिक्विड की जो मतलब यूनिट होती है वो लीटर होती है, बट यहाँ पर सैलिनिटी ऑफ ओशियन का मतलब ये है कि इसमें नमक है, साल्ट है, तो हम साल्ट को देख रहे हैं ना कि वाटर को, ठीक है। और साल्ट एक सॉलिड है, इसको हम ग्राम में मेजर करते हैं। तो 1000 ग्राम में 1000 ग्राम पानी है, उस 1000 ग्राम पानी में साल्ट कितना है। तो नॉर्मली एन एवरेज की मैं बात करूँ, एवरेज की अगर मैं बात करूँ, एवरेज में आपका 35 ग्राम जो है, 35 ग्राम जो है क्या होता है अभी आपका साल्ट होता है 1000 ग्राम में, ठीक है। अगर मैं बात करूं समुद्र के पानी की एन एवरेज, लेकिन जैसे कि आपका डेड सी है, डेड सी में जो सबसे खारा पानी जहां पर पाया जाता है, सबसे खारा पानी की जो सैलिनिटी है वो 330 ग्राम है। 330 ग्राम जो है नमक पाया जाता है डेड सी के अंदर, आपको इसका भी याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समुद्र के पानी की सबसे ज़्यादा सैलिनिटी कहाँ की है, तो किस समुद्र के पानी की जो है सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है। तो आपके जो डेड सी जो है उसकी जो है मृत सागर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, डेड सी को मृत सागर जिसको हम बोलते हैं, मृत सागर की जो सैलिनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी सैलिनिटी जो है वो 1000 ग्राम पर कैलकुलेट की जाती है कि 1000 ग्राम में कितना साल्ट मौजूद है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जिसको हम BIS बोलते, सॉरी जो है आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है, ये जिसको हम CGWB बोलते हैं, CGWB जो बोलते हैं, CGWB बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग BIS जो है, BIS वैल्यू होती है कि भी कितना जो है सॉलिड डिजोल्व हो रखा है उसके अंदर, ठीक है। BIS जो है आपका 10,500 एंड रिवाइज्ड मॉड्यूल IS 10,500 2012, ये मॉड्यूल है भाई, कितना जो है सॉलिड डिजोल्व हो रखा है इसमें, ये बात की गई है। स्पेसिफिकेशन इन यूनिफॉर्म ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल्स, व्हाट इज द एक्सेप्टेबल pH वैल्यू ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन स्पेसिफिकेशन इन इंडिया। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ड्रिंकिंग वाटर का pH मान कितना होना चाहिए, खेल खत्म। कौन इस वैल्यू को डिफाइन करता है, कौन नहीं करता है, आपको कोई मतलब नहीं है। इसको डिफाइन करता है वैल्यू को CGWB मतलब सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है, जिसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है, जो आपके ग्राउंड वाटर के लेवल को देखता है कि ग्राउंड वाटर का जो पानी जो है वो पीने योग्य है या नहीं है। तो पीने योग्य पानी की जो आपकी
जो पीएच स्केल है वो न ही तो एसिड होना चाहिए न ही बेस होना चाहिए, एन एवरेज आपका साल्ट के फॉर्म में होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। यहाँ पर ये एसिड की फॉर्म में है तो एसिड नहीं हो सकता, पीने का पानी एसिड नहीं हो सकता। यहाँ पर भी इसमें एसिडिटी ज़्यादा है तो एसिड पानी नहीं हो सकता। यहाँ पर बिल्कुल ही एसिड है, ये एसिड नहीं हो सकता। आप ये मान के चलो 6.5 से 8.5, ये लगभग 7 के करीब है, न्यूट्रल के करीब है। ये पानी जो है आपका ड्रिंकिंग वाटर हो सकता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि इंडिया में ड्रिंकिंग वाटर का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए। तो ये जो है आपका 6.5 से 8.5 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। नोट पूछा इसने, नहीं है नेचुरल बेस इंडिकेटर। देखिएगा बेस इंडिकेटर, नेचुरल बेस इंडिकेटर, सॉरी एसिड और बेस को चेक करने के लिए एसिड है या बेस है। हमें पता है हम बहुत सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं, लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं, जैसे टर्मरिक हल्दी का प्रयोग करते हैं, टर्मरिक का प्रयोग करते हैं, और भी बहुत से हैं। हम वो इंडिकेटर नहीं होंगे। वैसे हम टेस्ट करके, मतलब टेस्ट यानी कि स्वाद, खट्टा है या मीठा है, सॉरी खट्टा है या कड़वा है, उससे भी हम पता लगा लेते हैं। आयन टेस्ट के थ्रू भी हम पता लगा लेते हैं, आयन टेस्ट से भी जो है हम एसिड और बेस का पता लगा लेते हैं। ठीक है, और बहुत से जो है आपके नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं, जैसे लिटमस है, टर्मरिक है, उसके बाद जो है आपका जेरेनियम फ्लोर है, रेड कैबेज लीव है, या पेटूनिया जो आपकी फ्लेवर है, ये जितने भी हैं, लाल गोभी के पत्ते हैं, पेटूनिया का फूल है, जेरेनियम का फूल है, उसके बाद अजवाइन की पत्ती, नहीं भी अजवाइन की पत्ती जो है आपका नेचुरल बेस इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, ये नहीं है भी, तो इसने नोट ही पूछा है कौन सा जो है नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर नहीं है। तो आप याद रखिएगा, एसिड या बेस की पहचान करने के लिए हम 6-7 तरीके से देख सकते हैं इसको। पहला तरीका लिटमस, दूसरा तरीका टर्मरिक, 3 तरीके वो रहे। ठीक है, और 2 आपके जो हैं ये रहे टेस्ट यानी कि स्वाद। जैसे कि अगर मैं बात करूं एसिड का, एसिड स्वाद में सोर यानी कि खट्टे होते हैं, और जो आपके क्षार जो होते हैं, बेस जो होते हैं, स्वाद में बिटर होते हैं यानी कि कड़वे होते हैं। आयन टेस्ट, एसिड के पास H पॉजिटिव आयन होता है और बेस के पास OH नेगेटिव आयन होता है। यानी कि इस टाइप से, इतने तरीकों से हम एसिड और बेस की पहचान कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा भी। क्या होगा भी? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेन एन आंट बीट्स, आंट मतलब जो, जब आपकी मधुमक्खी आपको काटती है, ठीक है, चिट्टी आपको काटती है, आंट क्या रखी है, चिट्टी है भी, मधुमक्खी नहीं, मधुमक्खी भी ले लो, आंट भी ले लो, क्योंकि इनका जो डंक जो होता है वो एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर होता है। आप सभी को पता होगा, फॉर्मिक एसिड जो है ये दे ही रखा है इसमें। ठीक है, इट इंजेक्ट्स एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन, व्हाट अमंग द फॉलोइंग शुड बी अप्लाइड टू स्किन टू न्यूट्रलाइज इट। देखिएगा न्यूट्रलाइज का फार्मूला क्या है। किसी भी चीज को हमें न्यूट्रलाइज करना है, बराबर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर कोई चीज एसिड है तो उसको न्यूट्रलाइज करना है तो उसमें बेस ऐड कर दो, अगर कोई चीज बेस है और उसको न्यूट्रल करना है तो उसके अंदर एसिड कर दो। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, एसिड है तो बेस मिला दो, न्यूट्रल हो जाएगा, बेस है तो एसिड मिला दो, न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल करने के लिए हमें ये करना चाहिए। होता क्या है, हम घर के डॉक्टर बन जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमें किसके साथ क्या करना है। अब जैसे कि आंट है, जैसे कि आपकी बी है, मधुमक्खी है, आंट एंड बी, आंट एंड बी, बी मधुमक्खी, इनका डंक जो होता है वो एसिडिक होता है। अब एसिड को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बेस का प्रयोग करेंगे, बेस यूज करेंगे। अब बेस क्या है, बेस आपको पता होना चाहिए। देखिए जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी बेस होती हैं, हम बेस लगा लेंगे। और उसके अलावा NaOH है, KOH है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये सारे बेस हैं, तो बेस का प्रयोग करेंगे। देखो भाई, नींबू का जूस 2 से 3 pH मान होता है, ये आपका एसिड है, ये नहीं यूज होगा, तो एसिड को एसिड थोड़ी ना काटेगा, एसिड को बेस काटेगा। टोमेटो ये भी एसिड होता है, ये भी नहीं काटेगा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर भी आपका एक एसिड होता है, ये भी आपका नहीं करेगा। उसके बाद बचता है आपका बेकिंग सोडा, तो आपका जो बेकिंग सोडा जो होता है ये आपका एक बेस होता है। तो हम एसिड को खत्म करने के लिए बेस का प्रयोग करेंगे। हम NaOH का प्रयोग भी कर सकते हैं, कास्टिक सोडे का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम KOH का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम साबुन, डिटर्जेंट, मेटल, धातुओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए? एसिड को खत्म करने के लिए। ठीक है, बेस को खत्म करने के लिए अगर मान के चलो यहीं पर मैं ततैया ले लेता हूं, ठीक है, ये पीले कलर का होता है, जो येलो कलर का ततैया ले लेता हूं, उसका जो डंक जो होता है उसका बेसिक नेचर का होता है,
अब इसको काटने के लिए हमें एसिड लगाना पड़ेगा। इसको काटने के लिए, इसके जहर को खत्म करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? हमें एसिड का प्रयोग करना पड़ेगा। उस टाइम पर हम एसिड्स का प्रयोग करेंगे, ना कि बेस का। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। एक ध्यान आ जाता कई दफा कि सर इसका मतलब ये है कि मधुमक्खी की उल्टा ततैया है। अगर मधुमक्खी लड़ जाए तो ततैया लड़वा लो, अगर ततैया लड़ जाए तो मधुमक्खी लड़वा लो, दोनों आपस में अपने जहर को काट देंगे। ऐसा नहीं होगा। हम कोशिश तो कर लेंगे ऐसा कि मतलब जब मधुमक्खी लड़ जाती है तो हम सोचेंगे कि ततैया को पकड़ के लाएंगे, लेकिन वो नहीं लड़ेगा। जबरदस्ती नहीं होगी उसके साथ, ठीक है? वो अपने मन से करेगा काम। तो ऐसा आप कर सकते हो। वैसे अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत से स्टूडेंट के मन में कि सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा मत करना। नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ फोलिक एसिड? देखिएगा, बी कॉम्प्लेक्स है फोलिक एसिड, सभी को पता है। नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया है। फोलिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? लैक्टिक एसिड तो दूध में पाई जाती है, मिल्क प्रोडक्ट में पाई जाती है, ये तो फोलिक एसिड होती नहीं है, इसको काटो भाई, ठीक है? एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, वैसे तो मैं बता देता हूँ इसको, आपको एज ए फैक्ट याद रखोगे तो दी बेस्ट रहेगा। ऑप्शंस नेगलेक्ट करके हम इसको नहीं बता पा रहे क्योंकि आपको इनमें से पता नहीं होगा। तो इसका जो दूसरा नाम होता है फोलिक एसिड का, वो पेट्रोग्लूटेमिक एसिड होता है। पेट्रोग्लूटेमिक एसिड होता है, तो आपको याद रखना है, पेट्रोग्लूटेमिक एसिड जो है इसका दूसरा नाम होता है, ठीक है? तो सेकंड नेम ऑफ फोलिक एसिड। ये मैं बहुत से एसिड, देखिए फोलिक एसिड का, ये फॉर्मिक एसिड का नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। एक फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड जो होता है वो मिथेनोइक एसिड होता है, इसका दूसरा नाम मिथेनोइक होता है, मिथेनोइक, ठीक है? एक होता है आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसका नाम इथेनोइक एसिड होता है, इथेनोइक। और एक होता है आपका फोलिक एसिड। फोलिक एसिड का जो नाम होता है ये आपका जो है पेट्रोग्लूटेमिक होता है। ये हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं क्योंकि ये तीनों के नाम जो है अलग होते हैं और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन डेड श्योर आता है। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स हैज द हाईएस्ट पीएच वैल्यू? किसकी पीएच वैल्यू जो है सबसे ज्यादा है? देख लेते हैं पीएच वैल्यू। वैसे मैं पीएच वैल्यू सभी की करवा सकता हूँ। ह्यूमन ब्लड 7.4 मैं करवा चुका हूँ ये, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पीएच है, और नींबू जो है वो 2 से 3 मान लो, 3 से 4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। संतरे का दूध जूस जो है 4 से 5 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें वेरी करती हैं। एक बात याद रखिएगा, हमेशा कुछ चीज़ों को छोड़कर, कुछ फिक्स पीएच को छोड़कर और सभी पीएच वेरी करते हैं। अब आप कहोगे सर एग्जाम में आ गए तो, एग्जाम में आपने तो लिखवा दिया 2 से 3.5 आ गया तो, क्योंकि एग्जामिनर पागल थोड़ी ना भाई। आप सोचते हो ये कि आ गया तो नहीं आएगा, एग्जामिनर उसके नियर बाई ही वैल्यू नहीं देगा, ठीक है? आधे से ज्यादा चांस ये रहेगा जैसे कि आपसे पूछ ले कि लेमन जो होता है, लेमन जूस, जूस पीएच वैल्यू कितनी होगी? पीएच वैल्यू आपसे पूछ ले, ऑप्शन ए देगा 7, ऑप्शन बी देगा 8.4, ऑप्शन सी देगा 3.5 और ऑप्शन डी देगा 6। मैं एक और एसिड ले लेता हूं। हालांकि आप कितने ही एग्जाम उठा लेना, जब भी एसिड या बेस से क्वेश्चन पूछा है किसी भी एग्जामिनर ने किसी भी एग्जाम के अंदर, तो अगर कोई एसिड दिया है तो उसमें पीएच जो वैल्यू देगा ना, वो एसिड एक ही देगा। यानी कि 7 से नीचे केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको। हालांकि इसमें मैंने 2 दे दिए, लेकिन फिर भी आप अंदाजा तो लगा सकते हो ना। अब देखो, अब आप कहोगे सर आपने तो 2.5 बताया था, आपने तो 3 बताया था। भाई नींबू देखा जाता है कैसा नींबू है, कैसा है, उसके अंदर कितना जो है सिट्रिक है, कितना खट्टा है, वो ये चीज देखी जाएगी। अब सभी नींबू में सेम पीएच हो ऐसा हो नहीं सकता ना, इसीलिए ये चीजें वेरी करती हैं। हम कह दें कि सर जी, कई स्टूडेंट कह देते यूरिन का पीएच वैल्यू कितना होता है, कई बुक में लिखा हुआ मिलता है 6.0, कई बुक में लिखा हुआ मिलेगा 6.4, कई बुक में लिखा हुआ मिलेगा 6.8। अब कहेंगे बच्चे जी सर जी किसको करें? मैं तो कहूंगा भाई इसको कर लो, एक टीचर कहेगा इसको कर लो, भाई सभी टीचर ठीक है। पीएच वैल्यू यूरिन की भी वेरी करती है, ठीक है? लेकिन अगर आपको 6 भी पता ना, नियर बाई भी पता कि एसिडिक नेचर का होता है, तो आप ऑप्शन देख के इजिली कर पाओगे। तो ऑप्शन देख के आप इजिली जो है इस चीज को कर पाओगे भी। तो मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि एग्जामिनर पागल नहीं है, वो बहुत सोच समझ के जो है एग्जाम को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लिटमस पेपर चेंजेस टू डैश कलर व्हेन पुट इन सोप वाटर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सोप क्या है। साबुन जो है एक बेस है,
हार है, बस खेल खत्म हो गया। हार है, हार है भैया, बेस है। अब सिंपल सी बात है, बेस के ऊपर जब मैं बेस को लिटमस पेपर के ऊपर रखता हूं तो क्या होता है, रेड टू ब्लू होता है लिटमस पेपर। ये मैं करवा चुका हूं। एसिड को जब हम लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे तो वो ब्लू टू रेड होगा, लेकिन जब हम बेस को लिटमस पेपर पर डालेंगे तो वो रेड टू ब्लू होगा। तो इसने यही पूछा है उन्हें, पर उसका रंग किस में बदल जाएगा, तो बदलेगा किस में, ब्लू में बदल जाएगा। वो साबुन जो है वो नीली हो जाएगी। जब आप साबुन को लिटमस पेपर पर डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये इसका राइट है। अब मैं यही कहूं क्वेश्चन कि लिटमस पेपर पर मेरे को डालना लेमन जूस डालना है, लेमन जूस को डालता हूं तो इसका कलर कैसा हो जाएगा। तब आपको बस इतना पता होना चाहिए कि लेमन जूस जो है एक एसिड है, और एसिड को जब आप लिटमस पेपर पर डालते हो तो वो रेड हो जाएगा, फिर उसका आंसर रेड हो जाता, फिर उसका आंसर क्या हो जाता, रेड हो जाता। खेल खत्म। कहने का मतलब आपको एसिड बेस में संक्रिय मतलब जो है बंद करके सोच नहीं रखनी है, उसको थोड़ा ओपन करना है। एसिड डालने पर ये होता है, बेस डालने पर ये होता है। फिर आपको ये सोचना कि ये एसिड है, ये सभी अगर मैं लिटमस पेपर पर डालूंगा तो सभी कलर रेड दिखाएंगे। ये बेस हैं, इन बेस को मैं लिटमस पर डालूंगा तो सभी जो हैं कलर ब्लू दिखाएंगे। यानी कि आपको अपनी सोच को खोल के देखना है। ठीक है, नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। वह प्रक्रिया जिससे धातुओं के उनके अयस्कों के द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। अब होता क्या है देखिएगा, अयस्क क्या होता है और क्या होता है, बहुत सी चीजें मिश्रित होती हैं, उसके अंदर मेटल भी होती है और भी चीजें होती हैं और भी अशुद्धताएं भी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको मेल्ट कर लेते हैं और को। जैसे मान के चलो कोई और है, ये और है, इसके अंदर एक मेटल मौजूद है। अब इस और को मैं गर्म करूंगा तो इसमें जितनी भी अशुद्धियां हैं वो बॉयल हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी, बॉयल हो जाएंगी और वो खत्म हो जाएंगी, और अपने पास एक मेटल बच जाएगी जिस मेटल को आपको निकालना। लेकिन ये प्रोसेस जब ही किया जाएगा जब और के अंदर मौजूद जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मेटल के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो। अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ और मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ तो उस टाइम पर मेटल ही बॉयल हो जाएगी। यानी कि ये प्रोसेस हर जगह काम नहीं करेगा, ये प्रोसेस उस जगह काम करेगा जहां पर जिस मेटल को आपको बाहर निकालना और से उस मेटल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। ठीक है, तो यहां पर इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं। तो और से और को गर्म करके बॉयल कर अकॉर्डिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उससे मेटल को निकालना क्या कहलाता है, स्मेल्टिंग कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको याद रखना है। ये सारी की सारी प्रोसेस जो है, चाहे वो हीविंग है, एक्सट्रैक्टिंग है, स्पाइनिंग है, ये सारी प्रोसेस हैं और से मेटल निकालना। किसी में छान कर निकाली जाती है, किसी में किसी तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, तो यहां पर जो पूछा है वो आपको याद रखना है। यहां पर आपको बियॉन्ड द हीटिंग पूछा है इसने। तो हीटिंग प्रोसेस से जब आपकी मेटल निकाली जाती है तो उसको हम स्मेल्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्वालिटी कोयल। कौन सा कोल का मतलब कोयला सबसे बढ़िया कौन सा है, तो जिसके पास कार्बन ज्यादा है। और कार्बन 80 प्लस किसके पास है, कार्बन 80% प्लस किसके पास है, एंथ्रासाइट के पास है। ये मैं करवा चुका हूं आपको। एंथ्रासाइट जो है वो बेस्ट क्वालिटी का कोल है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर बिटुमिन से 60 से 80% है। ये सेकंड नंबर का है लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है। सामान्य किस्म का कोयला है, मुलायम यानी कि स्मूथ कोल है। ठीक है, लिग्नाइट भूरे कलर का कोयला, इसमें 60 से कम होता है, 60 से कम होता है, और इसमें पिट में 40 से कम होता है। तो ये मतलब आप ये मान सकते हो सबसे खराब जो कोयला जो है वो कौन है, पिट है। सबसे खराब कोयला जो है वो कौन है, पिट है। तो ये मैं शायद करवा चुका हूं पहले एक क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टफ प्योरेस एंड ब्लैक सब्सटेंस एंड द ऑलमोस्ट ए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कौन सी जो है कार्बन की प्योर फॉर्म है। कार्बन की प्योर फॉर्म होने का मतलब सबसे ज्यादा कार्बन किसके पास है, सबसे ज्यादा कार्बन। तो मैं आपको बता देता हूं 98% कार्बन होता कोक के पास। कोक
प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होती है कोक। कोक जो होता है वो 98% कार्बन से मिलकर बना होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि कोक में कितना कार्बन होता है, तो कोक में 98% कार्बन होता है और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होती है कौन भी, आपकी कोक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलिएगा, डोलोमाइट। डोलोमाइट और है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ज्यादा समय यहां पर खराब मैं फिर नहीं करूंगा। मैं 3-4 होमवर्क आपको दे चुका हूं कि और आपको खुद करने हैं, एलओए आपको खुद करने हैं, रटने की चीजें हैं, इसमें टीचर कोई आपकी किसी भी टाइप से हेल्प नहीं कर सकता। तो डोलोमाइट जो है वो आपकी मैग्नीशियम का जो है और है, मैग्नीशियम का और है डोलोमाइट। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर, ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट को देखिएगा, डैश इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ द एल्यूमिनियम। सबसे पहले तो ऑक्साइड लेयर क्यों बनाई जाती है वो सुनिएगा। किसी भी मेटल के ऊपर ऑक्साइड लेयर क्यों बनाई जाती है, ताकि वो उसके कोरोजन से बच सके, कोरोजन, या फिर आप ये कह सकते हो रस्टिंग से बच सके, वो खराब ना हो, इसलिए हम जो है उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। किसी मतलब अलग अलग ऐसी मेटल जो कभी भी जंग नहीं लगता, जिनको, उन मेटल्स को जंग लगने वाली मेटल्स के ऊपर चढ़ाया जाता है। जैसे कि हमने देखा होगा आयरन जो होता है, आयरन को बहुत जल्दी जंग लगता है, तो आयरन के ऊपर हम क्या चढ़ाते हैं, आयरन के ऊपर जो है हम जिंक चढ़ाते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं, और ताकि आयरन जो है जंग से बच जाए, आयरन जो है जंग से बच जाए, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गलवीकरण कहते हैं। जिंक की परत चढ़ाना आयरन पर, आयरन को रस्ट से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। सेम ऐसे ही एल्यूमिनियम की परत चढ़ाना क्या कहलाता है। चलिएगा, मान के चलो आपको नहीं आता है, ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर लो। देखिएगा, गैल्वेनाइजेशन क्या है, जिंक की परत चढ़ाना, आयरन पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन है, लेकिन यहां पर तो एल्यूमिनियम की पूछी है, हटाओ इसको। डक्टिलिटी क्या है, खींचकर मेटल को वायर बनाना, हटाओ इसको भी, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। कोरोजन क्या है, कोरोजन का मतलब है जंग लगना, संसारण, खराब होना किसी चीज का, लेकिन यहां पर तो ये बचा रहा है, ये तो ऑक्साइड लेयर चढ़ा के इसको तो बचा रहा है कोरोजन से, तो इसको भी हटाओ, एक ऑप्शन बचता है। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ऑप्शन नेगलेक्ट करके आप इजीली कर सकते हो। वैसे एल्यूमिनियम से याद रखना एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग ए से याद रखना, ए, एलू और ए, यहां पर जिंक और गैल, ठीक है, जिंक गैल्वेनाइजेशन और जो है एल्यूमिनियम एनोडाइजिंग, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाती है और गैल्वेनाइजेशन में जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज यूज्ड टू मेक रेयन क्लॉथेज। तो रेयन क्लॉथ जो होते हैं उनको बनाने के लिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, रेयन जो है फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर है। ये जो है फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर होता है, पहला फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर माना गया है ये, क्योंकि सबसे पहले आर्टिफिशियल तरीके से हमने रेयन को ही बनाया था। और रेयन जो है प्लांट के सेलुलोज से बनता है। रेयन जो है वो किससे बनता है प्लांट के सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, या फिर आप ये मान सकते हो प्लांट के अंदर जो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है वो सेलुलोज ही पाई जाती है। इवन आप ये मान सकते हो, सेलुलोज के बारे में 4-5 बातें बता देता हूँ। यह एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट में सबसे ज्यादा यही पाई जाती है, प्लांट की फॉर्मेशन इसी से होती है। और इस अर्थ पर, ब्रह्मांड तो नहीं, अर्थ पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट भी जो है वो कौन है, यही है। तो ये 3 क्वेश्चन और कार्बोहाइड्रेट में ऐड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो रेयन क्लॉथ जो है वो प्लांट के सेलुलोज से बनाए जाते हैं। ठीक है, और रेयन जो है एक फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर है। नेक्स्ट को देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अच्छा एज ए फैक्ट ही याद करना पड़ेगा आपको। अकॉर्डिंग टू ए लॉ पोस्टुलेटेड बाय डैश द अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट substances liberated by the same quantity of
electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equation chemical equivalent weights। यानी कि किसके द्वारा यह नियम दिया गया कि विद्युत अपघटन विलयन में पारित होने वाले विद्युत की समान मात्रा द्वारा मुक्त होने वाले भिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्य भार के समानुपाती होती है। तो ये बात जो है आपके फैराडे ने दी थी, इसमें कुछ है नहीं एक्स्ट्रा फैक्ट जो हम कर सकें, तो आपको याद रखना, डायरेक्ट ही याद रखना है। ये जो है इसको सबसे पहले जो है फैराडे ने बताया था, फैक्चुअल डाटा है, इसमें जो है हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पर चलते हैं। विच रेफरेंस टू मेटल्स और देयर और विच इज फ्लोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट या फिर इनकरेक्ट। कौन सा जो है इनकरेक्ट है, ये क्वेश्चन पूछा है। देखिएगा किस मेटल को किस ओर से, फिर वही और वाला क्वेश्चन है, मैं बार बार बताता हूँ, और वाले क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रटने के हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। गोल्ड का जो है कैल्वेराइट है, बिल्कुल ठीक है, गोल्ड जो है कैल्वेराइट से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। मरकरी जो है ग्रीनोकाइट से प्राप्त की जाती है, ये गलत है भी। ग्रीनोकाइट से कैडमियम को प्राप्त किया जाता है, ग्रीनोकाइट से कैडमियम को प्राप्त किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। और मरकरी को जो है सिनेबार से प्राप्त किया जाता है, सिनेबार से प्राप्त किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, गलत जो है आपका बी ही है। एल्यूमिनियम का जो है क्रायोलाइट है, इसका मेन जो है वो बॉक्साइट है, मेन जो और जो है एल्यूमिनियम का वो बॉक्साइट है, ठीक है। और जो कोबाल्ट जो है उसका जो है स्मेलाइट है, तो ये ठीक है ये भी, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। मैं आपको बता देता हूँ 5-6 और बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा एग्जाम में इन ही ओर से क्वेश्चन आते हैं और किसी भी ओर से क्वेश्चन नहीं आते। देखिएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आयरन लोहा, आयरन का हेमाटाइट और मैग्नाटाइट, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, मरकरी का सिनेबार, लेड पिब्बी, लेड का गैलना, ये इंपॉर्टेंट और हैं जिनसे बार बार इन्हीं में से क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। और जो है आपका एक यूरेनियम का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यूरेनियम पिंच ब्लेड, ठीक है, पिंच ब्लेड जो है ये। तो ये जो है आपके 5 ऐसे और हैं जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में कैसे भी पूछे जाएं। जैसे कि देखो इसमें हमें पता था मरकरी, तो मरकरी का सिनेबार इंपॉर्टेंट है, इसलिए गलत भी इसी में से दिया है। तो कभी भी क्वेश्चन घुमाएगा ना एग्जामिनर, तो इन 5 में से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन घुमाता है। तो आपको भी जो है इन 5 को अच्छे से याद रखना है, और बहुत से और हैं वो आपको कर लेने हैं, मैं मना नहीं करूंगा आपको, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और बताए हैं, मेरा एक एक्सपीरियंस है जिसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3 किसका फॉर्मूला भाई? ये आपके क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? इट इज फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है? एक टॉक्सिक गैस है। इसका प्रयोग एनेस्थेसिया के लिए प्रयोग किया जाता है, एनेस्थेसिया, बेहोशी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बेहोशी। पहले मेडिकल क्षेत्र में हम जब मतलब जो है किसी प्रकार की सर्जरी करते थे तो उस टाइम पर क्लोरोफॉर्म दी जाती थी। तो एक टॉक्सिक गैस है क्लोरोफॉर्म। आपने देखा होगा ये मूवी वगैरह में रूमाल पर रखकर क्लोरोफॉर्म ऐसे सुंघाते हैं और उससे व्यक्ति की मृत्यु कहते हैं, वो बेहोश हो जाता है। हाँ, क्लोरोफॉर्म व्यक्ति की मृत्यु भी कर सकती है। अगर क्लोरोफॉर्म को सनलाइट मिल गई, सनलाइट और ऑक्सीजन मिल गई, तो ये रिएक्शन करके जो है फॉस्फीन बना देगा। क्या बना देगा? फॉस्फीन बना देगा। और फॉस्फीन जो है एक टॉक्सिक है, यह एक जहर है। ये टॉक्सिक नहीं है, इसको टॉक्सिक मत करो, ये जहर बाद में बनेगा। क्लोरोफॉर्म तो टॉक्सिक नहीं है, ये एनेस्थेसिया काम करता है, लेकिन जब ये सनलाइट और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये फॉस्फीन बना देगा और ये एक जहर कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद ब्यूटेन मतलब C4N है, C4 यानी कि H10। ब्यूटेन एक ईंधन है, मेनली जो ब्यूटेन और प्रोपेन जो है आपके LPG में डाले जाते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है
वो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, लाफिंग गैस ये भी एक जो है आप ये मान सकते हो, जहरीली गैस तो नहीं मान सकते, जहरीली गैस नहीं है, लेकिन एनेस्थेसिया का ये भी काम करती है। कम मात्रा में अगर इसको इनहेल करवाओगे तो लाफिंग गैस कहलाएगी, ज़्यादा मात्रा में अगर इसको दोगे तो ये बेहोश कर देगी। ठीक है, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो एक आपकी लाफिंग गैस है। तो इनको याद रखिएगा, केमिकल्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जितने भी केमिकल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू केमिकली टेस्ट स्टार्च। स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ये आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर जब हम स्टार्च को डालते हैं तो स्टार्च का मेनली परीक्षण जो है आप एज ए फैक्ट याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो स्टार्च जो है, स्टार्च को देखने के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा आयोडीन सॉल्यूशन होगा। तो स्टार्च टेस्ट करने के लिए हम उसको आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन CH3CH2OH रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ये क्या है, ये इथेनॉल है, इट इज इथेनॉल, जिसको हम इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, पीने की शराब इसको बोलते हैं। ठीक है, स्प्रिट इसको बोलते हैं। इसका दूसरा फार्मूला C2H5OH होता है, ये एक ही बात है, गंगाधर ही शक्तिमान है, एक ही है ये। ठीक है, C2H5OH कहो या CH3CH2OH कहो, ये इथेनॉल ही है, ये पीने की शराब है, इसको सिंपल अल्कोहल बोलते हैं। साधारण अल्कोहल जो है यही होती है। ठीक है, मेनली स्पिरिट बनाने में और जो है कप सिरप बनाने में और बहुत सी मेडिसिन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बियर, ब्रांडी, विस्की पीने के लिए भी जो है इसको हम प्रयोग करते हैं। तो जो आपकी अल्कोहल है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, देखिएगा, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी पहले तो पानी बनाएगी, वाटर बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, लाइट देगी और हीट देगी। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके लाइट भी देगी, सबसे बड़ी बात ये है, लाइट इसके जो है आप ये मान सकते हो जलेगी, ये जलेगी तो हीट भी देगी। ठीक है, जलेगी तो हीट भी देगी, तो ये हीट भी देगी और लाइट भी देगी। यहाँ पर कंफ्यूजन बनता है, कई स्टूडेंट सोचेंगे कि सर हीट और लाइट दोनों कैसे दे सकती है, केवल हीट ही देगी, नहीं, दोनों देगी, CO2H2 हीट एंड लाइट। जब आपकी अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो CO2H2O प्लस हीट और आपकी जो है लाइट प्रोड्यूस करती है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डैश इज ए नेचुरली अक्यूरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला C6H5 ये किसका फार्मूला, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, इसके लिए कोई स्किप पॉइंट नहीं है, मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट, ये बेंजोफिनोन का फार्मूला है, इट इज फार्मूला ऑफ बेंजोफिनोन। ठीक है, तो ये जो है बेंजोफिनोन का फार्मूला है, बेंजोफिनोन, डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बेंजोफिनोन का फार्मूला है आपका कौन भाई, आपका C6H5CO। तो आपको ये याद करने पड़ेंगे और कोई स्किप पॉइंट इसका है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा, विच एलिमेंट वाज arbitrarily assigned a value of 4.0 in halogen sections in 1922 by Linus Pauling, an American scientist। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही है कि लिनस जो हेलोजन खंड का जो तत्व है जिसका स्वैच्छिक रूप से 4.0 का मान दिया गया, और किसने दिया, आपके लिनियस पोल ने दिया। सबसे पहली बात तो यही है, लिनस पॉलिंग ने जो है किसकी डिस्कवरी की, तो लिनस पॉलिंग जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है जिसका नाम है फ्लोरीन, एक टॉक्सिक गैस है, जहरीली गैस है, ये जो फ्लोरीन जो है इसकी डिस्कवरी की। क्या फ्लोरीन, फ्लोरीन एक टॉक्सिक गैस है, टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक गैस है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है, हेलोजन फैमिली का एलिमेंट है, हेलोजन फैमिली को ग्रुप 17 एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, और जो ये जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इसकी जो डिस्कवरी जो है वो किसने की है, वो जो है आपके लिनस पाउलिंग ने की है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, फ्लोरीन ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1,3-डाइमिथाइल बेंजीन आल्सो नोन एज, 1,3-डाइमेथाइल बेंजीन किस नाम से जानी जाती है, तो आपको मैं बता देता हूं डायरेक्ट, जो आपका डाइमिथाइल बेंजीन जो है वो आपका एमजिलीन जो है उसका पॉलीमर है, यानी कि एमजिलीन जो है वो मोनोमर है इसका, तो इससे मिलकर बना होता है। एमजाइलिन जो है इससे मिलकर बना हुआ होता है। टेरेलिन, टोलिन, ये टोलुइन जो है ये आपके पॉलीमर है। BHC जो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट है,
पूछा जा सकता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्यों पूछा जा सकता है मैं आपको बता देता हूँ। BHC अभी कोविड-19 आया था और कोविड-19 में ये बहुत ज्यादा चर्चा में था। चर्चा में क्यों था? क्योंकि देखिए दो टाइप के सैनिटाइजर होते हैं। एक तो होता होम सैनिटाइजर, होम सैनिटाइजर घरों में छिड़का था। जब कोविड आया था तो उस टाइम पर हम घरों में छिड़कते थे बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए। उसमें क्या होता था? तो उसमें होता था आपका BHC जो है एज ए होम सैनिटाइजर काम करता है। वाटर प्योरिफिकेशन में भी जिसका काम होता है, जैसे क्लोरीन डाली जाती है पानी के अंदर, वैसे ही पानी को प्योर करने के लिए यानी कि वाटर प्योर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्योर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है होम सैनिटाइजर में और वाटर प्योरिफिकेशन में जो है आपके BHC का प्रयोग किया जाता है। तो 1,3-डाइमेथिल बेंजीन जो है वो आपकी एमजाइलिन का जो है एक पॉलीमर है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, a class of organic compounds that contains an oxygen between two alkyl group, oxygen with two alkyl group। ये आपने अगर स्ट्रक्चर देखा हो, ये भी देखा होगा आपने, तो ये किसका फार्मूला है? तो ये जो है आपका इथर का फार्मूला है। ये किसका है? इथर का जो है स्ट्रक्चर है। इथर का स्ट्रक्चर है, अल्कोहल का OH होता है, एल्डिहाइड के साथ एक हाइड्रोजन होती है और एक एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। और कीटोन के साथ का जो है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होती है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। तो ऑक्सीजन के साथ दो एल्काइल ग्रुप जो है वो किसके साथ जुड़े होते हैं? इथर में। ये आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा जो है आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। Which of the following organic compounds is synonymous with the olefiant gas which is used to make the anesthetics, refrigerants and other chemicals? कौन सा कार्बनिक यौगिक जो है एलिफेंट गैस का पर्याय है, जिसका जो इस्तेमाल जो है वो मतलब बेहोश करने के लिए, प्रतिशीलन के लिए या अन्य केमिकल्स के लिए जो है किया जाता है? देखिएगा यहाँ पर दो चीज़ तो हटा दो इनको, यहाँ पर मीथेन और ब्यूटेन, ये दोनों के दोनों तो फ्यूल के रूप में यूज़ किए जाते हैं, ईंधन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। एन ग्रुप जो हो पूरा का पूरा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये आपकी मीथेन जो है ये तो नेचुरल गैस है, और ब्यूटेन जो है ये भी ब्यूटेन जो है आपकी एलपीजी में होती है, ये एलपीजी में होती है, ये सीएनजी में होती है, ठीक है। तो इनको तो हटा दो क्योंकि ये फ्यूल है, इनको हटा दो। 2 बच गए। आसान हो गया क्वेश्चन, कुछ तो नेगलेक्ट किया, कुछ तो हटाया। इसने क्वेश्चन पूछा है प्रतिशीलक यानी कि रेफ्रिजरेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसका प्रयोग होता है एथिलीन का। किसका भी? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। और जो है ये हमारे 125 क्वेश्चन यानी कि आज के जो है हम 25 क्वेश्चन जो है कर चुके हैं, ठीक है। तो ये थे भी आपके क्वेश्चन। एक बात बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं अब ये सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, कम से कम आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इनके बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं इनके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्वेश्चंस में ये सारा करवा दें, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चाहेंगे जाने की अनुमति और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों।